Good morning and welcome to all of you. In today's class, I'm going to explain MTS English question paper of 2017 and it is set 21 today. So let's get started. Question number 1 is, the top court also agree to hear a separate PIL which has raised the issue of lack of safety measures in private schools across the country. सब्जेक्ट है द टॉप कोर्ट, वर्ब आप इसके साथ अग्री देख रहे हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, इसलिए अग्रीज होना चाहिए। लैक ऑफ का अर्थ होता है कि कमी, सेफ्टी मेजर्स सुरक्षा के कदम, और सुरक्षा के उपाय, मेजर का प्रयोग कदम, मापना और उपाय तीन अर्थों में करते हैं। तो आंसर इसका 1 का ए होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, दे हैव क्लेम्ड टू हैव डिफेस्ड 30 वेबसाइट्स बिलोंगिंग टू वेरियस कंट्रीज। दे हैव क्लेम्ड, टू हैव डिफेस्ड, जिस तरह से हैव के बाद हम वर्ब 3 का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी तरह से टू हैव के बाद भी हम वर्ब 3 का ही प्रयोग करते हैं। तो डिफेस्ड लिखना होगा। वेरियस के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लुरल होता है, वेरियस कंट्रीज, विभिन्न देशों या विविध देशों, तो आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने फीलर से प्रश्न है, Neha will give you a gift dash you complete her homework in next 2 hours। नेहा आपको एक गिफ्ट देगी, you complete her work in next 2 hours। यदि का यहां सेंस बन रहा है, यदि आप अगले 2 घंटे में नेहा का काम पूरा कर देंगे तो वह आपको एक गिफ्ट देगी, यानी यह एक कंडीशन है। गिफ्ट कब मिलेगा? तो जब आप काम अगले 2 घंटे में पूरा कर देंगे। और कंडीशन को व्यक्त करने के लिए हम यूज करते हैं इफ का, यानी आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 4, आशुतोष टोल्ड मी नॉट टू बी अफ्रेड दैट हिज फादर। अफ्रेड के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन ऑफ लगता है। अफ्रेड अपने आप में एडजेक्टिव है। अफ्रेड ऑफ मीन्स भयभीत, फियरफुल इसका सिनोनिम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फ्यूटाइल, आपको बताना है इसका सिनोनिम। इसके लिए ऑप्शन नंबर ए में इफेक्टिव, बी में होपफुल, सी में कॉजेंट और डी में यूजलेस है। तो शब्द है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मीन्स होता है बेकार। फ्यूटाइल का अर्थ होता है निष्फल, वह जो फल को प्रोड्यूस न कर सके उसे हम फ्यूटाइल कहते हैं। इफेक्टिव प्रभावशाली, होपफुल आशावान, कोजेंट प्रभावशाली। इफेक्टिव और कोजेंट ये आपस में सिनोनिम होते हैं। कोजेंट का प्रयोग स्टेटमेंट के लिए होता है। इफेक्टिव स्टेटमेंट, कोजेंट स्टेटमेंट, दोनों में से एक को सेलेक्ट करना हो तो कोजेंट को किया जाना चाहिए। कोजेंट यानी इन्फ्लुएंशियल, वह स्टेटमेंट जो सामने वाले को कन्विंस कर दे उसे हम कोजेंट स्टेटमेंट कहते हैं। इसका सिनोनिम इन्फ्लुएंशियल भी होता है, कन्विंसिंग भी होता है। इन्फ्लुएंशियल और कन्विंसिंग और इफेक्टिव पर्सनालिटी के लिए यूज होता है। इफेक्टिव मीन्स प्रभावशाली, इसका सिनोनिम केवल इन्फ्लुएंशियल होगा।
इन्फ्लुएंशियल। तो फ्यूटाइल का हमें सिनोनिम बताना है। यूजलेस यहां दिया हुआ है। यूजलेस मीन्स होता है बेकार। यूजलेस मीन्स बेकार, यानी 5 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने शब्द है विजिलेंट। विजिलेंट का सिमिलर वर्ड बताना है। विजिलेंट का सिमिलर वर्ड आपको बताना है। विजिलेंट मीन्स होता है चौकन्ना। विजिलेंट मीन्स होता है सचेत। वह जो किसी काम में बिल्कुल अलर्ट हो उसे हम विजिलेंट कहते हैं। विजिलेंट मीन्स चौकन्ना। केयरलेस, लापरवाह। इम्पल्सिव, आवेगी। वाचफुल, चौकन्ना। और इनअटेंटिव, लापरवाह, जो ध्यान न दे, जो किसी भी चीज को हल्के में ले, उसे इनअटेंटिव कहते हैं। तो विजिलेंट का हमें सिनोनिम बताना है, यह वॉचफुल होगा। 6 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 7 शब्द है आपके सामने मोडेस्ट। मोडेस्ट के लिए सिमिलर वर्ड बताना है। ए में ब्रेव, बी में हम्बल, सी में प्राउड और डी में एरोगेंट। मोडेस्ट मीन्स होता है शालीन। मोडेस्ट मीन्स होता है शालीन। मोडेस्ट मीन्स होता है विनम्र, शालीन या विनम्र। ब्रेव, ब्रेव मीन्स बहादुर। अब आप सभी जल्दी से ब्रेव का सिनोनिम कमेंट करें। जितने लोग लाइव में जुड़े हुए हैं, ब्रेव का सिनोनिम कमेंट कर दें। हम्बल, विनम्र। प्राउड, अहंकारी। एरोगेंट, अहंकारी। तो मॉडेस्ट, मॉडेस्ट मीन्स होता है शालीन, विनम्र। तो हम यूज करेंगे हम्बल, हम यूज कर लेंगे पोलाइट। प्राउड, एरोगेंट, सुपरसीलियस, कॉन्सीटेड, इन सब का अर्थ होता है अहंकारी। मैंने पूछा आपसे ब्रेव का। ब्रेव मीन्स बहादुर होता है। इसके सिनोनिम में हम बोल्ड का यूज भी करते हैं। बोल्ड का हम इसके सिनोनिम के रूप में गैलेंट का यूज करते हैं। गैलेंट, गैलेंट मीन्स बहादुर। ब्रेव मीन्स बहादुर। बोल्ड मीन्स बहादुर। तो 7 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपको 8 to 10 में अपोजिट वर्ड बताना है। क्वेश्चन है ल्यूसिड। ऑप्शन नंबर ए में क्लियर, बी में डिस्टिंक्ट, सी में वेग और डी में ब्राइट है। ल्यूसिड, ल्यूसिड का अर्थ होता है स्पष्ट। ल्यूसिड का अर्थ होता है सुबोध, जो आसानी से समझ में आ जाए, जो इतना स्पष्ट हो, ऐसी भाषा में लिखा गया हो कि इजीली इंटेलिजिबल हो, उसे हम सुबोध कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं। तो क्लियर मीन्स स्पष्ट, डिस्टिंक्ट मीन्स स्पष्ट, वेग मीन्स अस्पष्ट और ब्राइट मीन्स चमकीला। तो ल्यूसिड के लिए एंटोनिम देंगे तो हम वेग देंगे। वेग मीन्स होता है अस्पष्ट, यानी जो स्पष्ट ना हो। अब वेग का सिनोनिम क्या होता है? तो एम्बिग्यूअस, इक्विवोकल, ड्यूबियस, अनक्लियर, ये सभी वेग के सिनोनिम होते हैं। 8 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने शब्द है जोवियल और इसके लिए 4 ऑप्शंस हैं, हैप्पी, गे, मैरी और सॉरोफुल। हैप्पी, गे, मैरी और सॉरोफुल। आप सेलेक्ट करें एंटोनिम। जोवियल शब्द का अर्थ होता है प्रसन्न, प्रसन्न। जोवियल खुशमिजाज को कहते हैं।
प्रसन्न और खुश मिजाज में थोड़ा अंतर होता है। प्रसन्न वह है जो किसी कारणवश अभी प्रसन्न हो गया है। खुश मिजाज यानी जिसका अंदाज ही है जीने का, जो हमेशा खुश ही रहता है, वो जोवियल मूड का आदमी कहलाता है। ही वॉज इन जोवियल मूड, यानी वह बड़ा प्रसन्न था। लेकिन कुछ लोग का फेस ही जोवियल होता है, जब देखें उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है, यानी जिसका चेहरा हंसमुख हो उसे भी हम जोवियल कहते हैं, हंसमुख। हैप्पी प्रसन्न, खुश, गे प्रसन्न, मैरी। अब यहाँ मैरी होगा या मेरी होगा, मुझे लग रहा है यहाँ किताब में मेरी होगा, मेरे टाइपिस्ट मैरी कर दिए हैं। मेरी मतलब ही प्रसन्न होता है, वो MERRY लिखा जाता है, मेरी। सौरफुल, गमगीन यानी गम में डूबा हुआ, सौरफुल। तो जोवियल का एंटोनिम देना है, एक ही शब्द तो है जो इसका एंटोनिम के लायक है, वह है सौरफुल। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, शब्द है टेरिबल और इसके लिए 4 ऑप्शन हैं, बैड, डायर, नाइस और पुअर। एंटोनिम बताना है टेरिबल का। टेरिबल मीन्स होता है भयावह, बहुत बुरा भी होता है। द कंडीशन ऑफ द पेशेंट वाज टेरिबल, यानी रोगी की स्थिति बहुत खराब थी, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में था, टेरिबल कंडीशन थी उसकी। तो टेरिबल मीन्स भयावह, टेरिबल मीन्स बहुत बुरा। तो बैड आप जानते हैं। डायर, डायर मीन्स होता है अत्यंत। आई एम इन डायर नीड ऑफ लॉट्स ऑफ मनी, मुझे बहुत अधिक पैसों की अत्यंत आवश्यकता है। तो डायर नीड के लिए एडजेक्टिव के रूप में बहुत सुंदर वर्ड होता है। नाइस मीन्स होता है सुंदर और पुअर मीन्स होता है गरीब। नाइस मीन्स अच्छा भी होता है। अब यहां पर आप देखें, लॉजिकली आप बनाएं। टेरिबल एक वर्ड डिसअप्रूविंग सेंस का है, यानी नेगेटिव सेंस का है। बैड, पुअर और डायर ये नेगेटिव सेंस के वर्ड होते हैं। पॉजिटिव सेंस का एक ही शब्द है नाइस, इसलिए हम नाइस का यूज कर लेंगे एंटोनिम के रूप में। क्वेश्चन नंबर 1, इडियम एंड फ्रेज का आपको बताना है मीनिंग, और यह है स्पीक एंड स्पैन। ए में है शॉर्ट एंड स्वीट, बी में है लॉन्ग एंड हेल्दी, सी में क्लीन एंड टाइडी, डी में डे एंड नाइट। स्पीक एंड स्पैन मीन्स होता है साफ सुथरा। स्पीक एंड स्पैन मीन्स होता है साफ सुथरा, एकदम चकाचक, नीट एंड क्लीन। शॉर्ट एंड स्वीट, लॉन्ग एंड हेल्दी, क्लीन एंड टाइडी। तो आंसर होगा 11 का सी। क्वेश्चन नंबर 12, ईट एनी वन साल्ट। यह रिपीट किया, पहले भी किसी सेट में आपको बताया हूं। ईट एनी वन साल्ट, यहां कभी एनी वन दिया जाता है, कभी समवन भी दिया जाता है। अगर समवंस भी दे दे तो मीनिंग वही होगा, किसी का मेहमान होना, यानी किसी के यहां मेहमान बनकर जाना। किसी का अतिथि होना, किसी के आतिथेय को स्वीकार करना। टू बी अनफेयर टू ऑल, टू बी वंस गेस्ट, टू बी फ्लेक्सिबल। तो आंसर क्या होगा? टू बी वंस गेस्ट। फ्लेक्सिबल एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है लचीला। एंटोनिम होता है हार्ड और रिजिड। तो 12 का आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, माई फादर इज इन और टीचिंग प्रोफेशन। और टीचिंग प्रोफेशन ब्रैकेट में है, हमें इसे इंप्रूव करना है। तो माई फादर इज इन टीचिंग प्रोफेशन होगा, हम ए को हटा दें। माई फादर इज इन टीचिंग प्रोफेशन, मेरे पिताजी टीचिंग प्रोफेशन में हैं, यानी शिक्षा के पेशा में हैं। तो ए में टीचिंग है, बी में प्रोफेशन ऑफ टीचिंग है, सी में द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग है और डी में नो इंप्रूवमेंट है। अब नाउन के बाद यहां ऑफ है, तो द वाला आंसर बेस्ट होगा ए की अपेक्षा, इसलिए 13 का आंसर सी। लेकिन इससे भी सरल होता
कि हम ए हटा देते और लिख देते माय फादर इज इन टीचिंग प्रोफेशन। अच्छा, बहुत सारे लोग टीचिंग लाइन भी यूज करते हैं। लोग बोलते हैं आई एम इन टीचिंग लाइन। दिस सेंटेंस इज कॉम्प्लीटली रॉन्ग। ऑन द बेसिस ऑफ द स्लैंग दैट इज टॉट इन नाउन, आप टीचिंग लाइन नहीं कह सकते, यह स्लैंग यूज है। आपको कहना है टीचिंग प्रोफेशन। अंग्रेजी के जानकार ऐसी गलती ना करें। अगर दूसरे विषय के लोग भी यह देख रहे हैं तो जरूर जान लें, इसे ध्यान में रख लें। आपको नहीं कहना है टीचिंग लाइन, आप कहें टीचिंग प्रोफेशन। दूसरे विषय के लोग भी ये टीचिंग प्रोफेशन कहें, अच्छा रहेगा। 13 का आंसर सी होगा, क्वेश्चन नंबर 14। द डिसीजन lies in the hands of students and not the teacher. The decision lies in the hands of students and not the teacher. शब्द है यहां लाई, LIE, इसे समझना होगा आपको। लाई, लाई मीन्स होता है पड़ जाना यानी लेट जाना। लाई मीन्स होता है झूठ बोलना, झूठ बोलना। लाई इन का अर्थ होता है में निहित होना। में निहित होना। तो द डिसीजन लाइज इन द हैंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी निर्णय विद्यार्थियों के हाथों में निहित है, एंड नॉट द टीचर, शिक्षक के हाथों में नहीं। तो यह बिल्कुल सही है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर होगा, और लाई इन परफेक्टली मैच कर रहा है, हमें सुधार की जरूरत नहीं। आंसर 14 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15। वन हु गोज टू सेटल इन फॉरेन कंट्री, वह जो विदेश में बसने के लिए चला जाता है उसे क्या कहते हैं? ए में एलियन है, बी में एमिग्रेंट, सी में फॉरेनर और डी में ट्रेटर। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। एलियन मीन्स होता है विदेशी, वह जो विदेश से आया हुआ है, यानी जहां रह रहा है वहां का निवासी नहीं है, वहां का वो रेजिडेंट नहीं है, वहां का वो नेटिव नहीं है, उसे हम एलियन कहते हैं। एमिग्रेंट मीन्स होता है प्रवासी, यानी जो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में काम धंधे को लेकर जा चुका है, वहां बसने के लिए या बस गया है, उसे हम एमिग्रेंट कहते हैं। एक और शब्द इससे मिलता जुलता है, इसका होमोफोन है, आप कमेंट करके बताएं, जिसका हिंदी होता है अप्रवासी। आप सभी जल्दी से कमेंट कर दें जो लोग लाइव में जुड़े हुए हैं। फॉरेनर मीन्स विदेशी, ट्रेटर गद्दार। तो वन हु गोज टू सेटल इन फॉरेन कंट्री बता चुका हूं, एमिग्रेंट। और मैंने जो प्रश्न किया उसका आंसर होगा इमिग्रेंट। यानी जो दूसरे देश से आकर प्रवास कर रहा है काम धंधे के सिलसिले में, उसे हम इमिग्रेंट कहते हैं। इसे इमिग्रेंट पढ़ेंगे और इसे पढ़ेंगे एमिग्रेंट। एमिग्रेंट दोनों के प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस है। और ये दोनों का रूट वर्ड क्या है, एमिग्रेंट या इमिग्रेंट? इन दोनों का रूट वर्ड माइग्रेट होता है। माइग्रेट मीन्स होता है प्रवासन करना, प्रस्थान करना, प्रवास कर जाना। माइग्रेट से माइग्रेशन बनता है, माइग्रेंट बनता है, और अब उससे बनता है एमिग्रेंट और इमिग्रेंट। ये माइग्रेट रूट वर्ड से बने हुए शब्द हैं। 15 का भी होगा क्वेश्चन नंबर 16। अ बुक गिविंग मीनिंग ऑफ वेरियस वर्ड्स, वह पुस्तक जो बहुत सारे अर्थों के मीनिंग को दे उसे क्या कहें? ए में एनसाइक्लोपीडिया, बी में टेक्स्ट बुक, सी में डिक्शनरी और डी में नोवेल। एनसाइक्लोपीडिया वह बुक होती है जो विभिन्न प्रकार के नॉलेज को अपने आप में धारण करती है, जिसे हम विश्वकोश कहते हैं, जो बहुत सारे ब्रांचेस के नॉलेज को धारण करती है, वर्ड विश्लेषण नहीं, बहुत सारे ब्रांच के नॉलेज को। अब टेक्स्ट बुक आप जानते हैं, डिक्शनरी आप जानते हैं, नोवेल आप जानते हैं। 16 का आंसर सी होगा डिक्शनरी। आप लोग कमेंट करके बताएं, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोगों से। वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी इज कॉल्ड,
वह जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है, जो डिक्शनरी का कंपिलेशन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? जो डिक्शनरी को संकलित करता है, एक शब्द में क्या कहते हैं? कमेंट करके आप बता दें। अगला प्रश्न आपके सामने है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। शब्द आपको जो दिख रहा है वो है व्हीकल। व्हीकल, व्हीकल मीन्स होता है सवारी। इसका प्रोनाउंसिएशन भी लोग गलत करते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन लोग करते हैं व्हीकल, गलत है, इसे आप व्हीकल पढ़ें, सवारी। 17 का आंसर बी। और मैंने जो प्रश्न पूछा आपसे, जो डिक्शनरी की रचना करते हैं, वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, जो डिक्शनरी का संकलन करते हैं, उन्हें हम लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। लेक्सिकोग्राफर। डिक्शनरी का सिनोनिम लेक्सिकॉन होता है, डिक्शनरी का सिनोनिम लेक्सिकॉन होता है, और जो डिक्शनरी को संकलित करते हैं उसे हम लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। लेक्सिकॉन। क्वेश्चन नंबर 18, इंस्टॉलमेंट का करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। इंस्टॉलमेंट, आंसर सी होगा। बहुत लोगों को लगता है कि डबल एल होता है इंस्टॉलमेंट में, डबल एल अमेरिकन इंग्लिश में होता है, ब्रिटिश इंग्लिश में सिंगल एल होता है, इसलिए आंसर होगा 18 का सी। क्वेश्चन नंबर 19, अरेंजमेंट आपके सामने है, आप अरेंज करें। बुक्स नेवर ऑल फेयर वेदर फ्रेंड्स desert us even when have deserted us। तो बुक्स नेवर, नेवर सब्जेक्ट के बाद लगा है, यानी इसे वर्ब चाहिए। अब वर्ब किसके शुरू में है? तो डेजर्ट मीन्स होता है त्याग देना, क्यों से हम शुरू करेंगे। बुक्स नेवर डेजर्ट अस इवन व्हेन ऑल फेयर वेदर फ्रेंड्स हैव डेजर्टेड अस। हमारे सभी मतलबी दोस्त हमारा त्याग कर चुके होते हैं, तब भी पुस्तक हमारा त्याग नहीं करती। तो क्यू पी आर आंसर होगा, क्यू पी आर सी में दिया हुआ है। शब्द है डेजर्ट, इसका हम दो जगह यूज करते हैं। नाउन के रूप में, नाउन के रूप में इसका अर्थ होता है मरुभूमि, मरुभूमि, और वर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है त्याग देना। और अब आपको कमेंट करके बताना है, एक और शब्द है जिसको हम डेजर्ट पढ़ते हैं, और मीठा उसका अर्थ होता है, या खाना खाने के बाद जो हम मीठा पकवान या भोजन लेते हैं, मीठा मिठाई, उसे क्या कहते हैं? कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 20, प्रोग्रेस इन लाइफ, प्रोग्रेस इन लाइफ जीवन में उन्नति। अब ये सब्जेक्ट का पार्ट है तो वर्ब चाहिए। डिपेंड्स अ गुड डील, यानी क्यू से शुरू करें। डिपेंड्स अ गुड डील ऑन क्रॉसिंग वन थ्रेशोल्ड आफ्टर अनदर। एक के बाद दूसरे चौखट को पार करते हुए प्रगति को पाना ही जीवन की प्रगति है। तो क्यू पी आर आंसर होगा, क्यू पी आर बी में है। थ्रेशोल्ड मीन्स होता है चौखट। अब आपके सामने आया क्लोज टेस्ट। मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि भोजन के बाद जो मीठा हम लेते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम डेजर्ट कहते हैं। अब आइए क्लोज टेस्ट को एक्सप्लेन किया जाए। इंडिपेंडेंस डे इज डैश इन ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। इंडिपेंडेंस डे के पहले द लगना चाहिए, यहां नहीं लगाया गया है। इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के पहले द का प्रयोग मैंडेटरी है, ये लगना ही चाहिए। द इंडिपेंडेंस डे इज, अब ये तो बच्चे भी भर लेंगे कि इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी 21 का आंसर भी होगा। इज सेलिब्रेटेड, सभी राज्यों में और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में, यूनियन टेरिटरीज में हम इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं। 21 का आंसर भी होगा। 22 आपके सामने। द नेशनल फ्लैग डैश सेरेमनी is also observed in schools, colleges, societies and government offices.
नेशनल फ्लैग का कार्यक्रम किया जाता है विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, सोसाइटीज में और सरकार के कार्यालयों में। सिर्फ सरकार के ही नहीं, प्राइवेट कार्यालयों में भी किया जाता है। तो क्या नेशनल फ्लैग डैश, नेशनल फ्लैग होस्टिंग, फ्लैग डेकोरेशन, फ्लैग वियरिंग और फ्लैग बियरिंग। बियर मीन्स होता है धारण करना, वियर मीन्स होता है पहनना, होस्ट मीन्स होता है फहराना और डेकोरेट मीन्स होता है सजाना। डेकोरेट से डेकोरेशन बना है, वियर से वियरिंग बना है, बियर से बियरिंग बना है और होस्ट से होस्टिंग बना है। फ्लैग को हम होस्ट करते हैं, यानी 22 का आंसर ए होगा, फ्लैग होस्टिंग यानी झंडोत्तोलन। बिल्डिंग्स आर डेकोरेटेड बाय 3 कलर लाइट्स। घरों पर 3 रंग के लाइट्स लगाए जाते हैं, उससे घरों को डेकोरेट किया जाता है। आप सभी कमेंट करके बता दें डेकोरेट का सिनोनिम क्या होगा, डेकोरेट का सिनोनिम क्या होगा, आप लोग कमेंट करें। ऑल दीज इवेंट्स डैश अ फीलिंग ऑफ पैट्रियटिज्म इन आवर हार्ट। ये सारे इवेंट्स जो होते हैं, ये जो भी उत्सव, जो भी कार्यक्रम इसके लिए किए जाते हैं, ये हमारे हार्ट में देशभक्ति के फीलिंग को डैश करते हैं, देशभक्ति की फीलिंग को शो करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, विटनेस करते हैं और ब्रीज करते हैं। ब्रीज मीन्स होता है ठंडी हवा, ब्रीज मीन्स ठंडी हवा। ठंडी मतलब बहुत ठंड से सिकोड़ने वाली नहीं, मधुर हवा जो सुखद लगे आपको। विटनेस मीन्स होता है गवाह, इंजेक्ट मीन्स होता है भरना और शो मीन्स होता है दर्शाना या व्यक्त करना। वास्तव में यहाँ इंस्टील चाहिए, लेकिन हमें अब इंजेक्ट देना पड़ रहा है। देशभक्ति की भावना को भरने के लिए या किसी भी तरह के भावना को भरने के लिए जो शब्द है वह इंस्टील है। इंस्टील का सिनोनिम इंजेक्ट होता है, यानी उससे कम चलने वाला शब्द है, लेकिन यहाँ वही है, इसलिए हम इंजेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, यानी 23 में इंजेक्ट होगा, बेहतर इंस्टील होता। मैंने कहा डेकोरेट का सिनोनिम बता दें, तो डेकोरेट का सिनोनिम ऑर्नेट होता है। ऑर्नेट मतलब सजाना, डेकोरेट मतलब सजाना, ब्यूटीफाई मतलब सजाना, गार्निश मतलब सजाना, The feelings of dash get blossomed in the heart of all the people of the country. जब हम लोगों के अंदर पैट्रियटिज्म को फील कर देते हैं, तो यह जो फीलिंग होती है, द फीलिंग्स ऑफ डैश, एनिमिटी, कॉम्पिटिशन, वननेस और जीलसी। जब हम सभी लोग एक देश के नागरिक हैं, हमारे अंदर देशभक्ति फील हो चुकी है पहले के लाइंस में, तो हमारे अंदर कौन सी भावना जो है वो ब्लॉसम कर जाती है, खिल जाती है। ब्लॉसम मतलब खिल जाना, एक रूप को धारण करना। तो ब्लॉसम का सिनोनिम ब्लूम होता है। ब्लूम मीन्स खिल जाना, ब्लॉसम मीन्स भी खिल जाना। तो हमारे अंदर शत्रुता की भावना आ जाती है, प्रतिस्पर्धा की भावना आ जाती है, ईर्ष्या की भावना आ जाती है और एकता की भावना आ जाती है। तो जहां देश की बात होती है, वहां देश के लोगों में एकता की भावना, वननेस की भावना, यूनिटी की भावना, सॉलिडेरिटी की भावना आ जाती है, यानी 24 का आंसर बी होगा। अब आपके सामने है 25। दिस मोटिवेट्स आर पीपल। यह हमारे लोगों को मोटिवेट करता है, इट मीन्स प्रेरित करता है। मोटिवेट्स आर पीपल बोथ यंग एंड ओल्ड, चाहे वो यंग हो चाहे वो ओल्ड हो, सबको यह चीज मोटिवेट कर देता है, प्रेरित कर देता है, इंस्पायर कर देता है। टू कम फॉरवर्ड एंड डैश, कि वो आगे आए और डैश करें, आगे आए और डाई कर जाएं, मर जाएं, काम करें, कील कर दें, मार डालें और कंट्रीब्यूट करें। क्या चाहिए हमारे देश को हमसे? हम वर्क करें, बिल्कुल करें, लेकिन हम देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करें, यानी हमसे जो बन सके हम अपना सहयोग दें देश को, वननेस को बनाए रखने के लिए। यानी 25 का आंसर डी होगा। वर्क यहां सुटेबल नहीं होगा। तो हम लोग कंप्लीट किए इस सेट को।
से 21 था आपके सामने, अब अगला 22 आपके सामने आएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को पुश करके रखें। नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तो आप वीडियो को देख पाएंगे। बहुत सारे लोग नोटिफिकेशन बंद करके रखते हैं और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं सर पता ही नहीं चलता है आप कब लाइव आ जाते हैं। इससे तो स्पष्ट होता है कि आप अपना भेद खुद खोल रहे हैं नोटिफिकेशन बंद करके। वीडियो अच्छा लगता हो तो नोटिफिकेशन ऑन रखें, जब भी कभी लाइव जाऊं या वीडियो अपलोड हो तो आप तक सूचना मिले और आप वीडियो को देख सकें। चलिए, लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।